अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 मैथमेटिक्स में खुशामदीद। और आज हम देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स लालदीन बेग की बुक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास हर वो इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। हर इक्वेशन इस फॉर्म की मतलब जो भी इक्वेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी। इस फॉर्म की इक्वेशन है, इसमें जो हमारे पास y है वो डिपेंडेंट है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसके बाद हम देखते हैं टाइप। इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक होता है। जैसे हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी है। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों तो वो हमारे पास पार्शियली होती है। ठीक है, तो जैसे कि एम डी वाई बाई डी स्क्र वाई ओवर एक्स जैसे भी। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो टी है उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये टी ही है सिर्फ, इसलिए ये हमारे पास ऑर्डिनरी है। इसके बाद है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसी फॉर्म की इक्वेशन होगी हमारे पास। जैसे ये ऑर्डिनरी है तो उसमें जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टी और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो ये हमारे पास जो है ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसके बाद हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन वगैरह पढ़ी, तो उसमें भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे टी और एक्स। तो लैप्लास इक्वेशन हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में पढ़ी और कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी। तो ये हमारे पास है डेल्टा स्केयर फाई इज इक्वल टू पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल स्केयर एक्स प्लस पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल स्केयर वाई। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है तो इसे हम कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। तो ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके दो टाइप्स हैं। इसके आगे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हर वो इक्वेशन जिस फॉर्म की होती है जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है और एक्स के साथ ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स, उसके वही वेरिएबल के साथ मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही पी ऑफ एक्स होता है और उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो और उसके बाद हमारे पास क्यू ऑफ एक्स होता है। अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर पाई है तो यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर फाई है तो फाई, थीटा है तो थीटा, ऐसे। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है तो वो हमारे पास टोटल डिफरेंशियल की शक्ल में आता है। तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करें उसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद उसको हम गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है तो उसको हम टोटल डिफरेंशियल की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होती है उसको हम टोटल डिफरेंशियल शक्ल में लिख सकते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास एग्जांपल है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x-1y, और ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमारे पास ये डेल स्केयर डे स्केयर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स मेरे पास ये 4y(x-1) है और क्यू ऑफ एक्स मेरे पास ये देखें ये मेरे पास x है, तो ये सारी इक्वेशन x की शक्ल में है। तो ये मेरे पास एक x की शक्ल में है जिसको हमने पी ऑफ एक्स कहा है और उसके साथ y मल्टीपल हो रहा है। तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर, जो लीनियर में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का तरीका और है और बाद में हम किसी और तरीके से भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है पी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन लेकिन एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। ठीक है ना, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स हमारे पास 4 × x-1 है। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल पे इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो पी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स डी है। तो ऐसे ये लिखा जाए तो जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो इसकी जब इंटीग्रेशन होगी तो वो नेचुरल लॉग की शक्ल में होगी, नेचुरल लॉग x-1, क्योंकि ये 1/x-1 की शक्ल बनेगा। ठीक है ना, तो जो इसकी इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग की शक्ल में होती है x-1, जैसे हमने 1/x के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे।
तो उसके बाद जब हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर इसका निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यह नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है कि ये इसको पावर को अपने ऊपर ले जाता है, तो ये पावर इसके ऊपर जाएगी और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो ये x-1 की पावर 4 होगी। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन फैक्टर है, इसको मैं क्वेश्चन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। जब इसको क्वेश्चन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी सारी, ठीक है। इसको मैंने x-1 की पावर 4 x-1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैसे ही आ गया, ये इसके साथ ख़त्म हुआ और ये इसके साथ ख़त्म हुआ, तो ये मेरे पास वैल्यू बचती है और x-1 की पावर 3 बचती है। तो इसको मैं x-1 और x+1 को ये मैं a+b इज़ इक्वल टू a² - b² इस शक्ल में लिख सकता हूँ। तो ये देखें तो ये मेरे पास बनता है पावर रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, पहली रकम वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर पावर नीचेदारी, पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास, इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ x-1 की पावर 4 इंटू y, ये वाली रकम और इसके साथ ये वाली रकम, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखने के साथ डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास दोबारा यही रकम बनती है, तो इज़ इक्वल टू x² - 1 है। जब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू निकलती है। तो बस हम यहाँ तक ही करेंगे कि दिस इज़ अ टोटल डिफरेंशियल। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमेशा टोटल डिफरेंशियल की शक्ल में उसका आंसर आएगा। इसके बाद है हमारा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में फ़र्क कोई नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो सोर्स टर्म होती है वो 0 होती है और नॉन होमोजीनियस में हमारे पास सोर्स टर्म होती है, उसमें कोई ना कोई रकम मौजूद होगी। द इक्वेशन विद नो सोर्स टर्म, ठीक है। तो सोर्स टर्म होती है हमारे पास, जैसे ये देखें हमने पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन किया, अगर हमारे पास ये वाली चीज़ मौजूद ना होती, ठीक है, यहाँ पर 0 होता, तो इसको कहते हैं सोर्स टर्म। अगर ये मौजूद ना हो तो ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी फिर वो होमोजीनियस, नहीं तो वो नॉन होमोजीनियस। जैसे हमारे पास a(x) है, पिछली रकम में हमारे पास a(x) की जगह 1 था और b(x) की जगह p(x) था, साथ में y मल्टीपल था। तो अगर 0 के इक्वल है, यहाँ पर अगर q(x) होता तो मैं ये x की शक्ल में ही आएगा जो इस शक्ल में है। अगर ये रकम होती, कोई रकम होती, तो फिर ये नॉन होमोजीनियस था, इसमें अब 0 है तो इसलिए ये होमोजीनियस है। तो इसी तरह नीचे है द इक्वेशन विच हैज़ अ सोर्स टर्म इज़ कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास सेम वही शक्ल है जैसे लीनियर की थी, तो b(x) इज़ इक्वल टू c(x). तो इसमें जो सोर्स टर्म है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू c(x) है। जैसे पिछले इक्वेशन में हमारे पास जो सोर्स टर्म थी x-1 और x-1 का स्क्वायर क्यूब, ये वाला था सोर्स टर्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।